हमारी यह नई शुरुआत है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव आपको देनी है या बताना आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला वीडियो फ्रांस की क्रांति, एनसीईआरटी बुक क्लास 9 इतिहास चैप्टर 1 फ्रांस की क्रांति कारण क्या थे, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी, अपना आधार मजबूत करना होगा और उसी आधार से आप हर एक एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आधार आपका मजबूत तभी होगा जब आप क्लास 6 से क्लास 10 तक के एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ें और उसे समझें। आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक कहानी के तौर पर हमारा ऐसा प्रयास है कि हम उसे आप तक पहुंचाएं ताकि आपको पसंद भी आए और आपको समझ भी। तो हम शुरू कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। शुरुआत हुआ कैसे? सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई एक्स 6 फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा। जब वह राजगद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। राजा बनने के बाद ही उसे पता चल गया कि मैं जिस राज्य का राजगद्दी संभाल रहा हूं वहां पे खजाना पूरी तरीके से खाली है। और यह खजाना खाली क्यों था? लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस की वित्तीय संकट नष्ट हो चुकी थी और उस पे 2 अरब लिब्रो का कर्ज पड़ा था। उसके साथ साथ ही गद्दी पर बैठते ही फ्रांस की जो व्यवस्था थी, बरसाए के विशाल महल, राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ भी उठाना था। साथ ही साथ लुई शासन काल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को जो कि ब्रिटेन के कब्जे में थे उसे आजाद कराने में भी लुई ने सहायता दिया। इस युद्ध के चलते भी फ्रांस पर 10 अरब लिब्रो से भी अधिक का कर्ज हो गया। यानी कि पहले से 2 लिब्रो का कर्ज था और इधर से युद्ध जो 13 उपनिवेशकों को आजादी दिलाई उसमें जो सहायता किया उसके कारण उस पे 10 लिब्रो का और कर्ज चढ़ गया। और हद तब हो गई जब जिन्होंने कर्ज दिया था उन्होंने यह कहा कि हमें 10% ब्याज की चाहिए, यानी कि वो मांग करने लगे 10% ब्याज की, जिस कारण फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने पर खर्च करने को मजबूर हो गई और अपने नियमित खर्चों के लिए जैसे कि सेना का रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। इस कर की वृद्धि से भी सरकार को अपना खर्च चला पाना आसान नहीं था। और इस समय यानी 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग और तीसरा था जनसाधारण, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर इत्यादि। अब समस्या यह उत्पन्न हुई कि फ्रांसीसी सरकार को खर्च चलाने के लिए करों में वृद्धि करनी थी और उस समय फ्रांस में कर सिर्फ तीसरा वर्ग ही देता था, यानी कि जनसाधारण वर्ग। और उस समय फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे और किसानों में भी जो थे उनके पास अधिकतर के पास जो था वो खुद का जमीन नहीं था, वह खुद के मालिक नहीं थे। लगभग 60% जमीन के मालिक कुलीन वर्ग, चर्च यानी पादरी वर्ग और नहीं तो तीसरे वर्ग के अमीर लोग थे।
40% ही किसान जो थे वह अपने खुद के मालिक थे जमीन के। उस समय कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को फ्रांस में जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। यानी कि ये जो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था थी ये 3 भागों में बटी हुई थी। एक था पादरी, कुलीन और जनसाधारण। तो इसमें पादरी और कुलीन वर्ग को जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे, कुछ अधिकार प्राप्त थे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। यानी कि राज्य जो कर्ज लगाता था, प्रत्यक्ष कर, वह इन पादरी और कुलीन वर्गों को नहीं देना होता था। और ये लोग किसान से सामंती कर असूला करते थे, कर्ज देते भी नहीं थे। और उसके साथ साथ पादरी और कुलीन वर्ग जो थे वह किसानों से सामंती कर असूलते थे। यह अधिकार कुलीन वर्ग को प्राप्त था। किसान अपने स्वामी की सेवा, घर और खेतों में काम, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने को बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा धार्मिक कर के रूप में असूलता था, जिसे ताइद कहा जाता था। ताइद, यह शब्द याद रखिएगा, ताइद कर, जिसे चर्च, पादरी वर्ग चर्च धार्मिक कर के रूप में असूलता था किसानों से। यह ताइद कहा जाता था, इस कर को ताइद कहा जाता था। फ्रांसीसी समाज वर्गों में विभाजित था। प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज के लिए किया जाता है। धार्मिक करों के साथ साथ तीसरे स्टेट के, यानी कि जो वर्ग थे, जो फ्रांस की समाज जो 3 वर्गों में बटा हुआ था, इस वर्ग को वर्ग नहीं कह के उस समय स्टेट कहा जाता था। तो स्टेट के लोग सरकार को कर देना था, जिसे टाइल यानी प्रत्यक्ष कर कहा जाता था। यानी कि ताइद जो धार्मिक कर था, जो कि चर्च असूलता था किसानों से, उसके साथ साथ तीसरे वर्ग के लोग सरकार को भी कर देते थे, जिसे टाइल यानी कि प्रत्यक्ष कर कहा जाता था। इसके साथ साथ कई अप्रत्यक्ष कर भी शामिल था। यह अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। तो यहाँ यह बात समझ में आती है हमें कि राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, और यह सारा भार तीसरे स्टेट के लोगों को उठाना पड़ता था। कर के साथ साथ फ्रांस की आबादी भी बढ़ रही थी। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, जिस कारण फ्रांस के समाज को भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। अनाज का उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा था और मांग काफी तेजी से बढ़ रहा था। अधिकांश लोगों की मुख्य भोजन पावरोटी थी, जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हो रहा था। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनका वेतन कितना होगा यह कारखानों के मालिक तय करते थे, जिस कारण मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, बल्कि उनके मन के मुताबिक बढ़ रहा था, जिससे मजदूर वर्ग परेशान था, किसान वर्ग परेशान था कर से। परिणाम यह हुआ कि अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। इस स्थिति में सूखे और ओले के कारण जब पैदावार गिर जाती थी तो गरीबों की जिंदगी और बदतर हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। यह स्थिति फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र में काफी आम थे। उस समय फ्रांस में रहने वाले लोग जीविका संकट से बार बार जूझते थे। जीविका संकट वह स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे तो उसे जीविका संकट कहा जाता था। यानी जीवित रहने के लिए जो आपको न्यूनतम आवश्यकता है, वह आवश्यकता भी आपकी अगर पूरी न हो रही हो तो उस स्थिति को जीविका संकट कहा जाता है। फ्रांस में पहले भी जब कर बढ़ते थे या अकाल के समय किसान और कामगार विरोध करते थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव करने के लिए न साधन थे और न कार्यक्रम। परंतु उस समय फ्रांस के तीसरे स्टेट में रहने वाले कुछ लोग शिक्षित हो रहे थे और समृद्ध भी। ये लोग नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे,
जिस कारण 18वीं सदी में फ्रांस के समाज में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। यह वर्ग समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर अच्छी संपत्ति अर्जित की थी। ये इन वस्त्रों का निर्यात करते थे, समुद्र मार्ग से या फ्रांस के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। इन मध्यम वर्ग में उन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता नहीं होनी चाहिए। उसकी योग्यता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, न कि उनका जन्म किसी वर्ग में हुआ हो, जो कि इन कुलीन और पादरी एस्टेट के लोगों को प्राप्त था। स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज हो, इसकी परिकल्पना जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी सरकार का प्रस्ताव रखा था जिसमें जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध हो। मोंते एस्क्यू ने कहा, सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन हो। इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित किया था, जिसे लुई ने सहायता दिया था, वहां इसी मॉडल पर आधारित सरकार बनी, जिस मॉडल की बात मोंतो एस्क्यू ने किया था। यह मॉडल इस तरह के व्यक्तिगत अधिकारों वाली सरकार फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों को आकर्षित करने लगी। इस तरह के विचारों की चर्चा कॉफी हाउसों और सैलूनों के गोष्ठियों में फ्रांस में खूब होने लगी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ। इन पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता ताकि फ्रांस के जो अनपढ़ हैं उन्हें भी यह बात समझ सके। और इसी समय लुई ने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाने की तैयारी शुरू की। इस खबर ने विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा और भड़क गया। आगे और क्या कारण है, इसे अगले वीडियो में हम समझेंगे। आइए अभी हम कुछ उस शब्द पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और उसे समझते हैं जो हमने अभी तक यूज किया और ऐसा हमें लगता है कि वो आपको समझने की जरूरत है। जैसे लिब्रो, जैसे हमने कहा ना कि कर्ज, यानी कि फ्रांस को 2 अरब डॉलर लिब्रो 2 अरब लिब्रो का कर्ज था। तो ये लिब्रो क्या है? फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता है। लिब्रो फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। यानी 1794 से पहले जिस मुद्रा का उपयोग प्रयोग फ्रांस में किया जाता था उसे हम लोग लिब्रो कहते थे। एस्टेट, फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस जिस सामाजिक वर्ग में बटा था उस वर्ग को एस्टेट कहा जाता था, जैसे पादरी एस्टेट, कुलीन एस्टेट, जनसाधारण एस्टेट। पादरी वर्ग फ्रांस में चर्च के विशेष कार्यों को जो व्यक्तियों का समूह करता था उसे पादरी वर्ग कहा जाता था। टाइद, हमने कहा टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल,